नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। हिंदी साहित्य परिचय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हल करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और राजकीय प्रवक्ता इंटर कॉलेजों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से बौद्ध धर्म की भाषा है संस्कृत, पाली, अपभ्रंश और हिंदी। अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है? पाली। इसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जातक कथाएं आदि सब किस में लिखी गई हैं? पाली भाषा में लिखी गई हैं। जगती शब्द के लिए किस विभक्ति का रूप है? चलिए दोस्तों देखते हैं। जगत, छोटी जगती ने जगत। चलिए इसके रूप देखते हैं। जगति, जगत, जगति, जगन्ति, जगत, फिर से देखते हैं दोस्तों। जगत, जगती, जगन्ति, फिर आ जाएगा जगत, जगती, जगन्ति। अच्छा दोस्तों, फिर जगता, जगद्धाम, जगद्धि, जगते, जगद्धाम, जगदभ्य, जगतः, जगतो, जगदभ्य, जगता, जगतो, जगता नाम। और फिर सप्तमी देखेंगे। सप्तमी क्या बनेगी? जगति, जगतो, जगत्सु। तो ये क्या आ जाएगा? सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो इसका विकल्प दोस्तों क्या सही हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति। अगर कोई वचन पूछे तो एक वचन। मालती माधव किसकी रचना है? दोस्तों मालती माधव किसकी रचना है? भट्टगोपाल। विकल्प बी भवभूति, विकल्प सी श्रीहर्ष, विकल्प डी दंडी। तो इसका उत्तर दोस्तों आ जाएगा भवभूति। क्या है? भवभूति। ये भवभूति की नाटक रचना है। कौन सी रचना है? नाटक रचना। कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। कितने अंक है दोस्तों? 10 अंक है। इनके अंकों को प्रकरण कहा गया है। इसमें मालती और माधव की कल्पना प्रसूत रचना है। अच्छा, इसमें उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधव 3 नाटक इन्होंने लिखे हैं भवभूति जी ने। महावीर चरितम, उत्तर राम चरितम और मालती माधव, तीनों मिला के 3 नाटक लिखे हैं दोस्तों। इन्होंने करुण रस को सभी रसों का रस राज बताया था। क्या बताया था? रस राज। तो एक्स्ट्रा फैक्ट याद करिएगा, पेपर नजदीक है, उसकी दृष्टि को देखते हुए। कालिदास के नाटकों में स्त्रियों निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते थे? देखिए दोस्तों, कालिदास के नाटकों में स्त्रियां और निम्न श्रेणी के पात्र के संस्कृत, प्राकृत, संस्कृत मिश्रित प्राकृत और अशुद्ध संस्कृत। तो दोस्तों किस भाषा में बात करते थे? प्राकृत। और मुख्य पात्र किस में बोलते थे? संस्कृत में। जो निम्न श्रेणी के पात्र थे वो किस में बोलते थे? प्राकृत। बी विकल्प सही हो जाएगा। एक तो दोष ही था, उस पर दोष लग जाना,
कि सही कहावत होगी। एक तो दोष था ही, उस पर दोष लग जाना, कि सही कहावत थी। कौन सी थी? अध जल गगरी छलक जाए, हाथ कंगन को आरसी क्या, एक करेला दूजा नीम चढ़ा। ये विकल्प सी सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वाक्य रचना में सही क्रम बताइए। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? देखिए, एक उदाहरण देख लेते हैं, फिर विकल्प देख लेते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, ये क्या है? कर्ता। ये क्या है? क्रिया। और ये क्या है? कर्म। ठीक, ये है सहायक क्रिया। चलिए, अब क्या कह रहा है? क्रिया कर्ता कर्म, ये गलत है। कर्म कर्ता क्रिया, ये गलत है। कर्ता क्रिया कर्म, ये भी गलत है। क्या विकल्प सही आ जाएगा? कर्ता कर्म क्रिया। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? कर्ता कर्म क्रिया। अगला दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य शब्दों में शुद्ध शब्द है जिजीविषा, जीजीविषा, जिजीविषा, जिजीविषा। तो दोस्तों, इसका शुद्ध शब्द कैसा लिखा जाएगा? जिजीविषा मतलब होता है जीवन जीने की इच्छा। तो इसका अर्थ आ जाएगा विकल्प बी सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प है? बी सही हो जाएगा। आग्रह का विलोम है याचना, दुराग्रह। याचना, दुराग्रह और साग्रह और अनुरोध। तो ये तो सब आग्रह हो गया, और ये क्या हो गया? विकल्प बी सही हो गया, दुराग्रह। क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, दुराग्रह। अगला दोस्तों, अनेकार्थ शब्द में गुरु का कौन सा अर्थ उपयुक्त है? ठीक है, गुरु पचाने में कठिन, भारी, एक अनुपयुक्त है। देखो, शिक्षक को भी गुरु बोलते हैं। देखिए, गुरु और गुरु, राम में बड़े की मात्रा और राम में छोटे की मात्रा, दोनों में अंतर है, तो इसमें गुरु लिखा है। भारी और एक नक्षत्र, ये तीनों सही है। इसका विकल्प क्या सही हो जाएगा? जब गुरु होता है तो गुरु का अर्थ होता है एक नक्षत्र। क्या होगा? पचाने में कठिन भी बोलते हैं और भारी भी बोलते हैं। एक नक्षत्र, ये गलत है। वो होता है गुरु, बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। अगला दोस्तों, शतदल निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? कमल का, पुष्प का, कुमुदनी का और वस्त्र का। तो ये किसका पर्यायवाची है? कमल का। सबको सरल सा प्रश्न है दोस्तों, सबको विकल्प पता हो, कमल का। अगला दोस्तों, क्या कह रहा है प्रश्न? चंद्रिका शब्द का पर्याय है चंद्रहास, रजत, कौमुदी, स्वर्ण, किरण। चंद्रिका शब्द का पर्याय है चंद्रहास, रजत, कौमुदी और किरण। देखिए दोस्तों, इसका चंद्रिका बोलते हैं चांद से आने वाली किरणों को, चांदनी को। तो इसका पर्यायवाची क्या है? कौमुदी। चंद्रहास तलवार को कहते हैं, रजत चांदी को कहते हैं, स्वर्ण किरण सोने की किरण को कहते हैं। अगला, छत्र यानी। छत्र यानी शब्द में पर्यायवाची प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आनी, नी, ई और आई। आनी, नी, ई और आई। तो इसमें छत्री प्लस आनी। अच्छा दोस्तों, ये कौन सा प्रत्यय? कृदंत है कि तद्धित है? तो क्रिया के अंत में लगने वाले कृदंत होते हैं, तो ये क्या है? तद्धित प्रत्यय। कैसा है? तद्धित प्रत्यय। अगला दोस्तों, समास में आने वाले पदों को छोड़कर कौन, जब अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो कौन सा समास होता है? समास में आए पदों को छोड़कर जब अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो कौन सा समास होता है? 13 नंबर देखिए, प्रथम पद,
द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। समास में आए पदों को छोड़कर तो बहुब्रीहि समास। अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि व्यंजन संधि है? चलिए देखते हैं। देखिए, व्यंजन संधि का मतलब क्या होता है? दो व्यंजनों का योग। दो व्यंजनों, मोटा मोटा समझिए, अगर आधा शब्द कहीं एक व्यंजन आ रहा और दूसरा व्यंजन शुरुआत से हो रहा तो दो व्यंजनों का योग हो जाएगा। देखिए, परमाणु तो क्या हो जाएगा? परधन, परम धन अणु, क्या हो जाएगा? परम धन अणु, परम धन अणु। शरण धन अर्थी, ये भी नहीं है, ये भी स्वर संधि है। ये क्या है? शरण धन अर्थी, शरणार्थी हो गया। तल्लीन, कारावास, कार धन आवास, ये सब स्वर संधियां हैं। देखो, ये स्वर, ये स्वर, ये स्वर, सब स्वर संधियां हैं। ये क्या है? तत्कालीन, तत् धन कालीन, तत् धन कालीन। दोस्तों, जैसे तल्लीन या तत् धन लीन, क्या हो जाएगा? तत् धन लीन, तत् धन लीन। लेकिन दोस्तों, ये संस्कृत शब्द होता है तल्लीना, लिखा क्या लिखा होता है? तल्लीना, तो तब हो जाएगा तद धन लीन, तद धन लीना। और हिंदी में तत् धन लीना। तो दोनों विकल्प ध्यान रखिएगा। प्रश्न किसका है? तल्लीन है कि तल्लीना है? अगला दोस्तों, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। अच्छा, ठीक है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है? शिशु, शिष्वैक, शिशुधन ऐक, यही नहीं हो गया? ये तो उसी का है, यण संधि का। पहला ही विकल्प सही है, शिशुधन एक, शिशु धन एक, क्या आ जाएगा? शिष्वैक, क्या आ जाएगा? शिष्वैक। ठीक है, तो ये शिष्वैक हो जाएगा। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण, भक्ति, शिशु और पुस्तक। तो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त वाला होने वाला शब्द कौन सा है? 16 नंबर क्या कह रहा है? प्राण। क्या है? प्राण। अगला, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूचीपत्र, किताब, गंगा और संसद। तो 16 क्या है? पुल्लिंग में क्या आ जाएगा? सूचीपत्र। क्या है? सूचीपत्र, ये पुल्लिंग है। किताब गिर गई, संसद का सत्र शुरू हो गया, गंगा बह रही है। ठीक, तो ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन आपका सूचीपत्र क्या है? पुल्लिंग है। अगला दोस्तों, 18 नंबर क्या कह रहा है? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों पर में सही सब विकल्प को चिन्हित कीजिए। संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। 18 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है? शब्दों का निर्धारण किसके आधार पर होता है? ठीक है, संज्ञा के आधार पर, विशेषण के आधार पर, क्रिया के आधार पर या सर्वनाम के आधार पर। तो दोस्तों, लिंगों का आधारण संज्ञा के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर। अगला दोस्तों, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? देखिए दोस्तों, बुढ़ापा में भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तो ये कौन सा है? भाववाचक। देखिए दोस्तों, क्या होता है? जब किसी गुण, धर्म, दोष, दशा, व्यापार आदि का बोध होता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सी संज्ञा कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में क्या अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है? 20 विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण, ठीक है,
समुच्चय, ठीक है, संबंध बोधक। तो अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है। देखिए विकारी शब्द में आते हैं संज्ञा सर्वनाम। विकारी में कौन कौन आते हैं, देखिए क्लियर कर लेते हैं पहले। विकारी में दोस्तों नोट कर लीजिए, आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण, क्रिया। विशेषण और क्रिया ये किस में आते हैं, विकारी शब्द में। अच्छा दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब दोस्तों अविकारी में कौन कौन आते हैं देखते हैं। अविकारी में आते हैं दोस्तों कौन कौन से, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मादि बोधक। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और समूह बोधक और विस्मादि बोधक। तो दोस्तों क्या आ जाएगा इसमें, अब तो विकारी क्या हुआ, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्या हो जाएगा, विशेषण, क्रिया विशेषण और संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, नहीं संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण, ठीक, क्रिया और विशेषण। तो इसमें विशेषण उत्तर क्या सही हो जाएगा, विशेषण क्या है, विकारी, बाकी सब क्या है, अविकारी शब्द हैं। आयोग वह ध्वनियाँ हैं। आयोग वह ध्वनियाँ क्या होती हैं, जो आ के योग से बने, जो आ के योग से बने। तो कौन कौन सी आ के योग से बनती हैं, देखिए दोस्तों, छोटा बड़ा का खा अंग आहा ढा और ड़ा। तो आ के योग से कौन बनती है, अंक और आहा। ढा और ड़ा को कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन या गौड़ व्यंजन। गौड़ व्यंजन। का और खा का कंठ ध्वनियों के अंदर आते हैं, आ का खा। चलिए अगला दोस्तों, छत्तीसगढ़ी बोली किस उपवर्ग में आती है। 22 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी बोली पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। तो दोस्तों यह किस में आती है, पूर्वी हिंदी में। किस में आती है, पूर्वी हिंदी में। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, ब्राह्मी, खरोष्टी, रोमन और फारसी। तो दोस्तों किससे हुआ है, देखो ब्राह्मी से। देख एक पूरी टेबल है, याद कर लीजिए। ब्राह्मी से बनी गुप्त लिपि, कौन सी बनी, ब्राह्मी से बनी गुप्त लिपि, ठीक है। गुप्त लिपि से बनी कुटिल लिपि और कुटिल से बनी देवनागरी। ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल, देवनागरी। तो दोस्तों विकल्प क्या, विकल्प सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों क्या कह रहा है, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर किस बोली के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर किस बोली के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये आते हैं खड़ी बोली के अंतर्गत। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। हम लोग सब किस में लिखते हैं, हिंदी, देवनागरी और अंग्रेजी यानी रोमन लिपि किस में लिखते हैं, बाएं से दाएं, ठीक है। तो कौन कौन सी देखो, रोमन यानी ये तो नहीं लिखी जाती, देवनागरी भी नहीं लिखी जाती, फारसी लिखी जाती है। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों क्या कह रहा है, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू। देखिए
इसमें दो प्रकार से, इसमें कहने के तरीका, मैं सुकुमार, मैं सुकुमारी हूँ, नाथ बन जोगू, ठीक है, मैं सुकुमारी बने रहूं और आप नाथ बन जोगू, आप योगी बन जाएं, ठीक है। और मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, दो कहने के तरीके में अंतर है, ठीक है। जब इस प्रकार के जब कहने के तरीके में अंतर है तो उसे कहते हैं वक्रोक्ति कहते हैं। और वक्रोक्ति कौन सी? काकू वक्रोक्ति। कौन सी है? काकू वक्रोक्ति। अगला, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 27 नंबर क्या कह रहा है? उपर्युक्त देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। असंगति नहीं है, भ्रांतिमान है नहीं, विभावना है नहीं, अतिशयोक्ति। कौन सी है? बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा। जन्म सिंधु पुनि बंधु, विष दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किम चंदु बापुरो रंक। इसमें ये दोस्तों कौन सा है? जब उपमेय को बड़ा दिखाया जाए और उपमान को छोटा दिखाया जाए, साथ में कारण दिया जाए। दो है, अगर कारण न दिया जाए वो अलग अलंकार, अगर उपमेय को बड़ा दिखाया जाए, जन्म सिंधु पुनि बंध, विष दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किम चंदु बापुरो रंक। क्या कह रहा है कि चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ है, ठीक है, उस पर विष है, दिन मलिन सा कलंक, और कलंक में है, दिन में दिखता नहीं। उसकी तुलना सीता जी के मुख से कैसे किया जाती है? यानी चंद्रमा की तुलना सीता जी से, यानी उपमेय को क्या किया गया? उपमेय को क्या कर दिया गया? उपमेय को दोस्तों बड़ा और उपमान को छोटा, ठीक है। तो और साथ में क्या दिया गया? साथ में कारण भी दिया जाए। क्या दिया जाए? कारण। यानी चंद्रमा को छोटा बताया गया और सीता के मुख को बड़ा बताया जाए। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। अच्छा, प्रतीक में उल्टा तो होता है लेकिन कारण नहीं होता है, ठीक है। इसमें कारण दे दिया गया, क्यों? जन्म सिंधु पुनि बंधु, ठीक है। अगला दोस्तों, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो दोस्तों ये सबको पता है। अब इसकी मात्राएं काउंट कर लीजिए। मात्रिक छंद है, ये दोहा छंद है। कौन सा छंद है? दोहा छंद। मात्राएं काउंट कर लीजिए, पहले में 11, दूसरे में 13, यह मात्रिक छंद है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? गीतिका छंद में 4 चरण होते हैं, कुल 26 मात्रा होती हैं और 14-12 होती हैं। कितनी होती हैं? 14 और 12, टोटल 26। अच्छा दोस्तों, कवित्व में कितनी होती हैं? 31 मात्राएं होती हैं। मनहरण छंद होता है ये। रूप गणाक्षरी, देव गणाक्षरी, मनहरण, ये इसके भेद हैं। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। एक होता है चौपई। चौपई, उसमें दोस्तों कितनी मात्राएं होती हैं? 15 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में एक गुरु होता है। क्या होता है? एक गुरु होता है। और चौपाई के अंत में एक लघु होता है। हल्का सा अंतर है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा, ठीक। दोहा में 11-13 मात्राएं, कवित्र में 14-12 मात्राएं, टोटल 26 मात्राएं गीतिका में, और 31 मात्राएं किसमें होती? कवित्व में। और कितने भेद होते हैं? 3, मनहरण, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नैनो से नैनो का गोपन प्रिय संभाषण। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इस पंक्ति में कौन सा रस है? संयोग रस, वियोग रस, करुण रस, संयोग श्रृंगार, करुण श्रृंगार, वेद रस और शांत रस। तो इसमें कौन सा है? संयोग श्रृंगार। क्या है? संयोग श्रृंगार। दाम्पत्य प्रधान प्रेम भाव की जागृति का आधार श्रृंगार रस है। और इसका, अच्छा दोस्तों, इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। क्या होता है? रति। अगला दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन, 31 देखते हैं।
हम कह कह हम हारी कह कह हया पाई परयो प्यारू। हम हारी कह के हया पाई परयो प्यारू। लेव कहाँ उजहूँ कियो तेई तरयो त्यारू। अच्छा दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, ये बिहारी जी का दो हम हारी कह के पया कह के हया पाए परयो प्यारू, इसमें वियोग श्रृंगार है। कौन सा है? वियोग श्रृंगार। इसको विप्रलभ भी कहते हैं, तो इसका विकल्प सी सही है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। कितनी मानी है? 8। अच्छा दोस्तों, स्थायी भाव कितने माने? 8। अनुभाव कितने माने? 8। संचारी भाव कितने माने? 33। ठीक है, अनुभाव 33, स्थायी भाव 8 और संचारी भाव 33। ठीक है, और रस 8। अगला अपस्मार क्या है? अपस्मार क्या है? एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेता सिद्ध की जाए। ना, ये तो नहीं है, ये नहीं। संचारी भाव का एक यही है संचारी भाव का। ये 33 जो संचारी भाव होते हैं उसमें एक होता है अपस्मार। ये भी गलत है और ये भी गलत है। अगला दोस्तों, इनमें से किस विद्वान का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? ठीक है दोस्तों, कौन कौन? शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोल्लट और अभिनव गुप्त। तो भट्टलोल्लट का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ठीक है, भट्टलोल्लट का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इन्होंने क्या किया था? भरत मुनि के रस सिद्धांत की पहली व्याख्या की थी। क्या की थी? पहली व्याख्या की थी। इनका दार्शनिक मत है मीमांसा, और इन्होंने आरोपवाद या उत्पत्तिवाद। ठीक है, आरोपवाद या उपपत्तिवाद। अच्छा, इन्होंने किसकी की थी? अभिनव गुप्त में अभिव्यक्तिवाद, भट्टनायक ने भुक्तिवाद। ठीक है, चलिए दोस्तों, प्रबंध काव्य के संगठन किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है? देश काल, चरित्र, कथोपकथन, कथानक। तो दोस्तों, किसके कारण किया जाता है? दोस्तों, कथानक के कारण किया जाता है। अगला दोस्तों, चिरंजीव जोरे जुरे क्यों स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। 36 नंबर क्या कह रहा है? ये कौन सी व्यंजना है? अभिधामूलक शाब्दी व्यंजना, लक्षणामूलक शाब्दी व्यंजना, प्रयोजनवती स्वरूपा लक्षणा और गौड़ी शाब्दी लक्षणा। तो ये 36 का क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला दोस्तों, कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? चलिए दोस्तों, चतुर्वर्ग होते क्या हैं? चतुर्वर्ग होते हैं कीर्ति, अच्छा, सकल ज्ञान, सकला ज्ञान और प्रीति, ज्ञान और प्रीति, इनको बोलते हैं चतुर्वर्ग। तो दोस्तों, चतुर्वर्ग के प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है तो किसने माना है? भामह ने माना है। किसने माना है? भामह ने माना है। अच्छा दोस्तों, वामन ने काव्य प्रयोजन 2 को माना है, कीर्ति और प्रीति को। किसको माना है? वामन ने खाली 2 को माना है। अच्छा दोस्तों, आनंदवर्धन ने काव्य प्रयोजन विन्मुखीकरण और प्रीति को माना है। कुंतक ने काव्य प्रयोजन फल प्राप्ति, उपदेश, परमानंद और यश को माना है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो भामह ही है तो इसलिए सही हो जाएगा। जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? तो वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण, कौशला बसंतरी, डॉक्टर भगवान दास। जूठन किसकी रचना है? तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ये 1997 में लिखी गई। अच्छा, अपने अपने पिंजरे करके इन्होंने मोहनदास नैमिषारण ने लिखी। कौन से? अपने अपने पिंजरे, अपने
अपने पिंजरे, ये किसने लिखी है? ये लिखी है मोहनदास नैमिषारण्य ने। अच्छा दोस्तों, कौशल्या ने लिखी थी इनकी है दोहरा अभिशाप, दोहरा अभिशाप। और डॉक्टर भगवान दास ने कौन सी लिखी? डॉक्टर भगवान दास ने लिखी मैं भंगी हूँ, मैं भंगी हूँ, ये किसने लिखी? डॉक्टर भगवान दास ने। तो जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य ने अपने अपने पिंजरे, कौशल्या बसंत ने दोहरा अभिशाप और डॉक्टर भगवान दास ने मैं भंगी हूँ। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है 39 नंबर, क्या कह रहा है? हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है, क्या नाम है? भारतेंदु, राधाचरण गोस्वामी, ठीक है, और बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, अंबिका दत्त व्यास, ठीक है, और लाला भगवान दीन। तो ये हिंदी प्रदीप का संपादन किसने किया? बालकृष्ण भट्ट। ये भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार और उपन्यासकार थे। नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सुजान इनकी रचनाएं थी। अगला दोस्तों 40वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। कठगुलाब, कठगुलाब के लेखक रचनाकार कौन है? कठगुलाब की मंजुला भगत नहीं है, मंजुला गर्ग हैं, मंजुला भगत नहीं, मंजुला मृदुला गर्ग हैं। अच्छा दोस्तों, मृदुला गर्ग के अन्य कौन कौन है? उसके हिस्से के दो, चित कोबरा, बहुत चित कोबरा, गुलाब, कठगुलाब, चित कोबरा, ये सब किसके हैं? मृदुला गर्ग के उपन्यास है दोस्तों। अच्छा, वंशज, धूप, अनित्य, मैं और मैं, ये सब किसके? मंजुला गर्ग के। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र कौन है? तो 41 नंबर, पशु पक्षियों पर महादेवी वर्मा का रेखा चित्र पथ के साथी नहीं है, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, विकल्प बी सही है, मेरा परिवार। इसमें उनकी सोना हिरनी, दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, नीलो कुत्ता, इसके बारे में बताया गया। पड़ोस की खुशबू, पड़ोस की खुशबू, यात्रावृत्त के लेखक कौन हैं? पड़ोस की खुशबू यात्रावृत्त के लेखक कौन? नरेश मेहता, रामदरस मिश्र, नासिरा शर्मा, शिव प्रसाद सिंह। तो विकल्प भी रामदरस मिश्र। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव है, किसका है? सौंदर्य की, ये दोस्तों अंतिम पड़ाव किसका है? अंतिम पड़ाव है इसका मीठी तलाई से कोलिया घाट, कबीरबड़ से विमलेश्वर, कोलियाद से भरूच और केली से सूलपाणेश्वर। तो दोस्तों इसका क्या है? कोलियाद से भरूच, क्या है? कोलियाद से भरूच। अच्छा दोस्तों, अगला क्या है? जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक कौन है? तो जीवन यात्रा का कोलाज वल्लभी चंद्र शास्त्री नहीं है, विवेक की राय नहीं है, जगदीश जोशी जी हैं। क्या उन्हें? जगदीश जोशी जी हैं। अगला, 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज और रेखा शैली। डी नंबर, कौन है इसकी लेखक? कौन है? 1963 में लिखी गई थी, ये रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र। किसने लिखा था? जगदीश चंद्र माथुर जी ने। किसने लिखा था? जगदीश चंद्र माथुर ने। ये रेखा चित्र है। अगला दोस्तों, बनारसी दास चतुर्वेदी जी का रेखा चित्र कौन है? 46 नंबर, क्या कह रहा है? बनारसी दास रेखा चित्र सेतुबंध उपरोक्त दोनों स्मारिका। तो दोस्तों रेखा चित्र भी इनका है और सेतुबंध भी इनका है, तो इनके दोनों सही हो जाएंगे, उपयुक्त दोनों, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, बहुत अच्छी रचना है। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं। कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, इसके रचनाकार धर्मवीर भारती जी भी हैं।
हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उसे उस धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद, अकविता। तो 48 का ए प्रगतिवाद। क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद। अगला दोस्तों, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से? नेमिचंद्र जैन, भारती, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय। तो 49 में क्या कह रहा है कि किसकी विवाद उत्पन्न हो गया? तो विवाद उत्पन्न हो गया था किसकी? भारत भूषण अग्रवाल और भगवत शरण उपाध्याय। तो भगवत शरण उपाध्याय की समीक्षा से विवाद उत्पन्न हुआ था। किसकी समीक्षा किसने लिखी थी? उर्वशी पर लिखी थी। अच्छा, उर्वशी रचना किसकी है दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है? काव्य संसार के प्रति कवि की प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना में ढले हुए श्रेय की प्रेम रूप प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले कौन हैं? तो दोस्तों 50 नंबर क्या कह रहा है? बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। तो इन्होंने ये क्या परिभाषा किसने दी? बाबू गुलाब राय ने। अगला दोस्तों, भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण। भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक के निबंध लेखक हैं कौन कौन हैं? नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद शुक्ल। तो इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। कुटज के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र। तो कुटज के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला दोस्तों, पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। इस पंक्ति की रचना किसने की? ठीक है, इस पंक्ति की रचना राम भटनागर, इनकी रचना तो नहीं है। अशोक के फूल में भी नहीं है। पाप जलाने की इच्छा, मजदूरी प्रेम में भी नहीं है। इसके विकल्प आ जाएगा श्रद्धा और भक्ति का। ये है क्या है? श्रद्धा और भक्ति का है। रामचंद्र शुक्ल। अशोक के फूल किसकी है? अशोक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कुटज और अशोक के फूल दोनों। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? महाकाल, जिजीविषा, यमराज और धर्मराज। तो 54 का ए महाकाल सही हो जाएगा। सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? शिवानी, कृष्णा शोभती, ममता कालिया, मृदुला गर्ग। तो 55 का बी कृष्णा शोभती, सिक्का बदल गया। इसकी अन्य कहानियाँ बादलों के फेवरे में। शिवानी की लाल हवेली, पुष्पाधार, अपराधिनी, रति, ममता कालिया, छुटकारा, मुखौटा, बोलने वाली औरतें, एक प्लेट सैलाब। कहानी की लेखिका कौन है? उषा प्रेमवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा शोभती, शिवानी। 56 का बी क्या आ जाएगा? मन्नू भंडारी। कौन है? मन्नू भंडारी। अगला दोस्तों, कव्वे और काला पानी के कहानीकार कौन है? अखिलेश, उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश और निर्मल वर्मा। तो 57 का कव्वे और काला पानी निर्मल वर्मा की है। किसकी है? निर्मल वर्मा की है। अगला दोस्तों, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? पहली कहानी लेखिका कौन है? तो चंद्रकिरण रौनक सा नहीं है, बंग महिला यही है। बंग महिला हिंदी की पहली धुलाई वाली इन्होंने कहानी लिखी थी। पहली कहानी कौन सी है? यही है, बंग महिला। बी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह था कौन? फांसी था। कौन सा था? फांसी। और कब प्रकाशित हुआ? ये 1929 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1929। अगला दोस्तों,
60 क्या कह रहा है, कहानी एक इतिवृत्त तो है ही, यानी उसमें स्थिति से अत्यंतर जीवन से गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपर्युक्त विचार किस लेखक के हैं? जैनेन्द्र के हैं, राजेंद्र यादव के हैं, यशपाल के हैं और इलाचंद्र जोशी के हैं। ये विचार जैनेन्द्र कुमार के हैं। किसके हैं? जैनेन्द्र कुमार। अगला, सन्यासी निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? सन्यासी इलाचंद्र जोशी, वासंती भीष्म सहनी, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, चित्रलेखा और भगवती, चित्रलेखा भक्ति प्रसाद वाजपेयी, आवारा मसीहा विष्णु, ये अच्छा ठीक है। कौन से सही हैं देखते हैं दोस्तों। ये गलत है, चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने नहीं लिखा। चित्रलेखा के राइटर कौन से हैं? भगवती चरण वर्मा जी हैं। कौन से हैं? भगवती चरण वर्मा। भगवती तो सही है, चरण वर्मा चित्रलेखा के हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन है? महिलांचल, परती परिकथा, वरुणा के बेटे, आधा गांव। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु के लिखा हुआ ये महिलांचल है। कौन सा है? महिलांचल। कब लिखा था? 1954 में लिखा था। कौन राइटर है? रेणु जी। कहाँ की कहानी? पूर्णिया के मेरीगंज की। अगला दोस्तों 63 नंबर देखते हैं। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी निम्नलिखित में से कौन का उपन्यास नहीं है? कौन सा नहीं है? किशोरी लाल गोस्वामी का तरुण स्वप्न तपस्विनी ये तो है, रजिया बेगम रंगमहल हलाल ये है, राजकुमारी ये भी है, भोजपुर का ठग नहीं है, भोजपुर का ठग नहीं है, इसके गोपाल राम गहमरी जी हैं, गोपाल राम गहमरी जी हैं। एक पत्नी के नोट्स, ठीक है, एक पत्नी के नोट्स किसने लिखी है? एक पत्नी के नोट्स लिखी है ममता कालिया जी ने। किसने लिखी है? ममता कालिया। विकल्प ए ही सही हो गया, ममता कालिया जी ने। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? कालीचरण, बाबनदास, विश्वनाथ प्रसाद, ये सब महिलांचल के पात्र हैं। तो परती परिकथा नहीं है, गोदान नहीं है, महिलांचल। गोदान में झूरी, होरी और झुनिया। पुत्र का नाम था गोबर। सेठ बांकेमल किसकी रचना है? 66। सेठ बांकेमल पांडे बेचन शर्मा उग्र की नहीं है, यशपाल की भी नहीं है, इनके भी नहीं है, अमृतलाल नागर जी की है। सेठ बांकेमल किसकी रचना है? अमृतलाल नागर जी की है। क्या ये उपन्यास है? उपन्यास। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? निम्नलिखित उपन्यास में कौन सा भीष्म सहनी द्वारा रचा नहीं गया है? झरोखा रचा गया है, ठीक है, कड़ियाँ ये भी रची गई हैं, बसंती ये भी रची गई, यानी ये तीनों हैं। नहीं है ना, तो ये विकल्प याद रखिए, नहीं। कौन सा नहीं रचा गया है? पीढ़ियाँ, ये अमृतलाल नागर जी का है। किसका है? अमृतलाल नागर जी का पीढ़ियाँ। झरोखे, बसंती, कड़ियाँ, मैया दास की माड़ी, नीलू नीलिमा, नीलोफर, ये सब तमस, ये सब किसके हैं? ये सब इनके उपन्यास है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, राइटर कौन है? झीनी झीनी बीनी चदरिया के राइटर कौन है? राही मासूम रजा जी हैं, ठीक नहीं, ये तो नहीं है। फिर कौन है? विकल्प बी अब्दुल बिस्मिल्लाह, यही सही है, विकल्प बी ही सही है। यह उपन्यास बनारस के बुनकरों पर आधारित है। इनके अन्य उपन्यास कौन है? समरशेष है, जहरवाद, दंत मुखड़ा, मुखड़ा क्या जाने, दंत कथा, अपवित्र आख्यान। रावी लिखता है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है? चतुरी चमार किसका उपन्यास है? प्रेमचंद, निराला, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र। तो चतुरी चमार बिल्लेश्वर बकरिहा, कुल्ली भाट, प्रभावती, अप्सरा, अलका, निरुपमा, काले कारनामे, ये निराला जी के उपन्यास है। किसके उपन्यास है? निराला जी के। चतुरी चमार निराला जी के। कौन कौन से हैं?
चतुरी चमार, बिल्लेश्वर, बकरिया, कुल्ली भाट, प्रभावती, अलका, अप्सरा, निरुपमा। मृगनयनी किसके किसके द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, वृंदावन लाल वर्मा। तो मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा जी का है। अन्य उपन्यास कौन कौन से? गढ़ कुठार, लगन, संगम, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट, विराटा पद्मनी, ये सब अन्य उपन्यास है। सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है? बहुत पुराने उपन्यास पूछा ये सर। ये देवरानी जेठानी की कथा ही है, ये सही है, देवरानी जेठानी की कथा ही है। अच्छा, ये लिखा किसने है? ये लिखा किसने है बोलिए अब दोस्तों। सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में? देवरानी जेठानी की कथा में। लिखा किसने है इसको? श्रद्धाराम फिलौरी ने लिखा है। आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? 72 नंबर। सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेमाश्रय और गोदान। तो दोस्तों इसमें मालती और मेहता जी रहते थे, वो लिव इन रिलेशनशिप में, इसका संकेत उसमें मिलता है गोदान में, मालती और मेहता। ब्राह्मण ना किसी के राज्य में रहता है, ना ही किसी के अन्न पर पलता है। 73 नंबर क्वेश्चन। ये प्रश्न ये किसने कहा था? ये किस नाटक से है? ये प्रसाद जी के स्कंदगुप्त में नहीं है, अजातशत्रु में नहीं, इंद्रसौम्य चंद्रगुप्त में, ये कौटिल्य ने कहा था। अगला दोस्तों, अंग्रेज राज सब सुख पर भारी, पै धन विदेश चले जात यह अति ख्वारी। ये भारत दुर्दशा किस अंक से लिखी गई? भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है भारत दुर्दशा। किस अंक से? पहले ही अंक में लिखा गया है। किसमें? पहले ही अंक में है ये। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक लिखा था भारत दुर्दशा। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन है? प्रतीक धर्मी में प्रतीकों के माध्यम से बात की जाए, कौन सा है? कामना चंद, यही है, कामना ही है चंद, पहला ही ऑप्शन विकल्प सही है। किसका? प्रसाद जी का, प्रसाद जी का कामना है। अच्छा दोस्तों अगला देखते हैं। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रसाद, हरिश्चंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी। तो 76 का ए, जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला, स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन है? 77 का सी, उपेंद्र नारायण अस्क जी हैं। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है? अंधा युग के निम्न गायन शीर्षक क्या है? संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह पाकर, यह गहन व्यथा गंधारी पत्थर थी, उस श्री हतमुख पर जीवित मानव सा कोई चिन्ह नहीं था। ठीक है, अंधा युग की ये कौन सी है? ठीक है, इसका क्या कह रहे हैं? अंधा युग में ये क्रमिक विजय का क्रमिक हत्या नहीं है, ये तो शीर्षक का नहीं है। पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 5 इसमें अंक है। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, पंख और पहिए पंख मिट्टी पट्टियाँ, इसमें गंधारी का साप दिया गया, ये प्रमुख है। और विजय एक क्रमिक आत्महत्या, एक क्रमिक हत्या। तो अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह पाकर, यह गहन व्यथा गंधारी पत्थर थी, उस श्री हतमुख पर मानव जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। ये किसका? अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। 5 शीर्षक है अंधा युग में। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी, अच्छा अंधा युग के राइटर धर्मवीर भारती जी हैं। ठीक, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक नामक आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्र कोहली, मोहन राकेश और लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो मोहन राकेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सन्नाटा, ठीक है,
इसके बाद कल सुनना मुझे, ठीक है। 7 गेस्ट वर्ष, ठीक है। उतना वह सूरज है, ये गलत है, शंभुनाथ सिंह की ये नहीं है। ये शंभुनाथ सिंह की रचना नहीं है, उतना वह सूरज। चलिए दोस्तों, 81वां क्वेश्चन, किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, हरिवंश राय बच्चन, मोहन राकेश। तो मिश्र जी का, भवानी प्रसाद मिश्र जी का संबंध मध्य प्रदेश से है। इन्होंने होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। ये तार सप्तक के सेकंड तार सप्तक में आए थे। अगला, काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, अभी आंखों से, ये नहीं है। सी, 82 का सी, ठीक है, 82 का सी। तो अगला दोस्तों, इसमें चुका भी नहीं हूँ, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुझसे होड़ है मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ सुकून की तलाश, ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखित दो आब किस विधा की कृति है? तो ये क्या है? कहानी, समीक्षा, उपन्यास और गद्य काव्य। तो ये गद्य काव्य। हाइकू किस देश की काव्य शैली है? स्पेन, जापान, जर्मन और चीन। तो जापान की हाइकू काव्य शैली है। निम्नलिखित में तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तीसरा तार सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ, चौथा तार सप्तक 1969 में प्रकाशित हुआ, ये सही। शकुंतला माथुर तीसरे तार सप्तक के कवि हैं, ये गलत है, ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, ये सही नहीं है, ये दूसरे तार सप्तक, सेकंड तार सप्तक के कवि हैं। अगला क्या कह रहा है? 86 नंबर क्या कह रहा है कि हिमकिरीटनी जगन्नाथ दास रत्नाकर संगत है, बताना है कौन सा युग में संगत है। तो ये गलत है, ये हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये भी गलत है। उद्धव शतक, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर। पथिक, ये सही है, पथिक। तो वैदेही वनवास किसने लिखा था? वैदेही वनवास लिखा था दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियाउध ने लिखा था। उद्धव शतक इन्होंने लिखा था और इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ये लिखा था। पथिक सही है। निम्नलिखित की कौन सी रचना उसके रचनाकार के युग्म का सही नहीं है? इसमें भी सही नहीं बताना है, ये क्वेश्चन नहीं है और है में इसमें देखिए, कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, ये भी नहीं, ये सही है। हिमकिरीटनी माखनलाल हल्दीघाटी। रसवंती, ये गलत है, ये विकल्प सही हो जाएगा, डी। रसवंती रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी है? दिनकर जी की है, सियाराम शरण की नहीं है, सियाराम शरण जी की है, बापू। अच्छा, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था? शुक्ल जी ने, महादेवी वर्मा ने, सुमित्रानंदन पंत ने, अज्ञेय ने। 88 का बी, महादेवी वर्मा ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी कविता निराला के व्यंग परक कविता कौन सी थी? ठीक है, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर। तो निराला की कौन सी व्यंग परक कौन सी थी? कुकुरमुत्ता। कौन सी थी? कुकुरमुत्ता। अच्छा दोस्तों, मौर्य विजय किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो 90 का बी, सियाराम शरण गुप्त। अगला दोस्तों, मेरे चपल यौवन बाल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ किसकी हैं? महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं दोस्तों? ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की हैं। किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की
हैं। अगला दोस्तों, राम तुम्हारा स्वयं ही काव्य है, यदि कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह किस कवि ने कहा है? 92 नंबर। यह किस कवि ने कहा है? ये मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है। किसने? ए विकल्प ए ही सही हो गया, मैथिली शरण गुप्त जी ने। अगला दोस्तों 93 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है? विकल्प देखते हैं। पदम प्रसून, मृत्युंजय, पदम प्रसून विकल्प ए सही, मृत्युंजय, प्रेम पचीसी, देवसभा। ये सब मृत्युंजय पूर्ण जी का है, रायदेवी प्रसाद पूर्ण का है, पूर्ण जी रायदेवी प्रसाद पूर्ण। गैर प्रसाद शुक्ल का है स्नेही जी की प्रेम पचीसी है, गैर प्रसाद शुक्ल की प्रेम पचीसी है, शुक्ल स्नेही जी। और रामचरित उपाध्याय देवसभा, रामचरित उपाध्याय उन्होंने देवसभा लिखा था। अगला दोस्तों 94 क्या कह रहा है? शुक्ल जी के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। शुक्ल जी के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं 94। कौन से? मैथिली शरण गुप्त नहीं है, शुक्ल जी ने इनको नहीं माना, इनको श्रीधर पाठक को माना। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? श्रीधर पाठक। इनकी कश्मीर कुसुमा, वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, सांध्य अंटन, गुणवंत हेमंत, ये सब उनकी रचनाएं हैं। हिंदी का पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? छायावाद, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग और प्रगतिवाद। तो किसे कहा जाता है? 95 का सी सही है, भारतेंदु युग को कहा जाता है। अगला दोस्तों रसिक प्रिया किसकी रचना है? 96 का सी, किसकी? देव केशव जी की। रसिक प्रिया केशव दास की रचना है। अगला दोस्तों, जिस दिन वे कुसुम गई सो बीती, तो बीत गई तो सो बीती बहार, अब आली गुलाब में अपट कलीली डार। यह दोहा किसका है? जिस दिन वह कुसुम गई सो बीती बहार, अब आली रही गुलाब में अपट कटीली डार। ये किसकी है? ये भाषा से समझ में आ रहा है, बिहारी जी की है। किसकी है? रसलीन ग्वाल कवि। ये सब नहीं है, विकल्प गलत है, बिहारी जी इसके सही विकल्प हैं। अगला, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी और कवि ने, गारे कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा? बहुत फेमस पंक्ति है, ये कहा है सेनापति जी के लिए। किसके लिए कहा है? तो बिहारी गलत है, घनानंद गलत है, पद्माकर गलत है, विकल्प सी सही, सेनापति। अगला दोस्तों, द्रग उर्जत टूटत कुतुम, जुरत चतुर चित प्रीत, यह कथन किसका है? यह कथन बिहारी जी का है, तुलसी का है, जयसी का है, कबीर का है। तो 99 का ये किसका? बिहारी दास जी का है। अगला आखिरी अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना और रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारी दास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस रहस्य कुलपति मिश्र। और 2 विकल्प इसमें नहीं दे रखे हैं, तो ये दोनों ही दोस्तों सही हैं, ये दोनों दोस्तों सही हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।